Yes everyone, good afternoon. लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने यस वेरी गुड आफ्टरनून अपने लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कंसेप्ट, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ऐसे सब कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे। अभी देखो हम लोग जनरली ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि फैक्टर्स जितने भी है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं और उसके साथ क्या रिलेशन है डिमांड का, प्लस हमने ये पढ़ा कि प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड अपने ने पढ़ा, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, राइट। तो ये कंसेप्ट चलो ठीक है, बेसिक्स बेसिक्स पढ़ते आए। हम लोगों ने ये तो नहीं जाना कि अगर मार्केट में 10% प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ सकेगी, ये वाला कंसेप्ट तो अपने ने पढ़ा नहीं है ना। और से फॉर एग्जांपल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस 15% कम हो गई तो उसकी डिमांड पे कितना परसेंटेज इफेक्ट आएगा, ऐसे सब कंसेप्ट जानना भी तो जरूरी है ना। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एज अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितने एक्सटेंट तक फैक्टर्स की वजह से डिमांड में परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने परसेंटेज चेंजेस, कितने एक्सटेंट तक डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, कितना प्रपोर्शनेट चेंज डिमांड के अंदर हम लोगों को देखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सो इलास्टिसिटी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे डिमांड की, वो 3 एंगल से पढ़ेंगे, एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, second one income elasticity of demand, and the third one cross elasticity of demand। समझे? तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग देखें, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। चलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the extent to which demand responds to changes in any its determinants like price, income, taste and preferences, etc. क्या है elasticity of demand? Is the extent to which demand is respond to its any of determinant। So determinant बोलो या फिर फैक्टर्स हम लोग कहें, इट्स सेम। ये थोड़ा टीढ़ा आ रहा है, ठीक है ना, सीधा कर दूं। यस, ओके, नाउ इट्स फाइन। यस, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द एक्सटेंट, कितना प्रपोर्शनेट चेंज देखने को मिल रहा है डिमांड में बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस फैक्टर्स। सो यहाँ तो प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वाले गुड्स, वो उस कंसेप्ट के साथ ये टॉपिक रिलेटेड है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में 10% प्राइस राइज हो रही है, ये मैंने ना प्राइस राइज बताया,
तो फॉर एग्जाम्पल भाई 10% प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा अगर मार्केट में, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड 5% कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। बट देयर आर चांसेस कि शायद उतने परसेंटेज ही कम हो, शायद 5%, मतलब जितना प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है, प्रपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है, शायद उतना नहीं हो डिमांड के अंदर चेंज। या फिर भाई प्राइस 10% बढ़ रही है और डिमांड 15% रिड्यूस हो रही है, ऐसी भी चीज हो सकती है। या तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है 0% चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, भले ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, कितने परसेंटेज भी बढ़े, 10% बढ़े, 15% बढ़े, 30% बढ़े, 5% बढ़े, बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड, नो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऐसा होता है ना इस तरीके से। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस, वेरियस चांसेस एक्चुअली कि प्राइस अगर चेंज होता है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या आता है डिमांड के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या आता है डिमांड के ऊपर। सेम एज इट इज, जैसे हमने प्राइस पढ़ा, मैं इनकम भी ले सकती हूँ। इलास्टिसिटी का यहाँ पे जो मतलब है वो प्रपोर्शनेट चेंज है, कि कितना प्रपोर्शनेट चेंजेस देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर की इनकम 10% बढ़ी, जैसे पहले से फॉर एग्जाम्पल 50,000 थी, अब 55,000 हो गई है इस मंथ, तो 10% बढ़ी ना। तो वो कस्टमर कितने परसेंटेज डिमांड बढ़ाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 2%, से फॉर एग्जाम्पल 5%, 10%, 15%. So there are various chances available, क्योंकि कस्टमर पे भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है। बट हम लोगों के पास जितने टाइप्स क्रिएट हो सकते हैं उतने टाइप्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्रॉस इलास्टिसिटी अगर मैं टॉपिक लूं तो उसमें भी मैं कंसेप्ट ले सकती हूँ। सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ले लो अपने, टी और कॉफी फॉर एग्जाम्पल। सो अगर टी की प्राइसेस चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल 10% टी की प्राइस इंक्रीज हो गई 10% से, तो कॉफी की डिमांड पे कितना परसेंटेज चेंज आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट के प्राइस की परसेंटेज चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, या सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, बट हम सब्स्टिट्यूट का केस कर रहे हैं। तो अगर टी का 10% प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ेगी, समझे? तो वो कितने परसेंटेज बढ़ेगी, तो ऐसे वाले कंसेप्ट को हम लोग टर्म करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से हम क्रॉस इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। एक प्रोडक्ट का प्राइस तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे अफेक्शन हो रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ऐसा काउंट करते हैं इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी यू कैन टर्म एज अ कितना परसेंटेज, ठीक है, इलास्टिक हम बोलते हैं ना, कितने परसेंटेज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाले कंसेप्ट में रिलेशन बताया है प्राइस और डिमांड का, ये वाले कंसेप्ट में इनकम और डिमांड का, और ये वाले कंसेप्ट में सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड का, समझे? तो इस तरीके से भी कंसेप्ट आपके बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अभी तक जस्ट नॉर्मल हम कंसेप्ट करके आ रहे थे,
by price increases, demand decreases, but how much price increases, it results into how much decrease of demand. तो ये कंसेप्ट पढ़ना भी तो जरूरी है ना, राइट? सो समझ में आ रहा है एवरीवन? थोड़ा सा ओके, चलो। सो अभी हम लोग डिटेलिंग पे आएंगे थोड़ा सा। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे सबसे पहला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, प्राइस elasticity of demand. So there are two variable factors, one is demand and second is price, okay, and बीच में इन दोनों की क्या होगी? elasticity, okay, by extent, प्राइस कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रहा है, ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला में भी लेकर आ सकते हैं, यस। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और ऊपर लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले डिनोमिनेटर में क्यों लिखा और बाद में न्यूमरेटर में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से समझेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे हम लोग भाई क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है इसकी वजह से प्राइस चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं समझेंगे, बिकॉज हियर प्राइस इज द कॉस्ट, price is the factor and effect is on demand. इस वजह से हम लोग इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, कि कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से, मतलब ये डिनोमिनेटर की वजह से न्यूमरेटर में क्वांटिटी डिमांड कितने प्रोपोर्शनेट में चेंज हो रहा है, समझे? तो इसको एज अ भाई हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज अ फॉर्मूला की तरीके से भी प्राइस इलास्टिसिटी को समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने प्लस माइनस की साइन लगाई थी, है ना? दिस प्लस माइनस साइन, भाई इसका आंसर, भाई अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी निकालना हो, तो प्राइस में से फॉर एग्जाम्पल 10% चेंज आ रहा है जिसकी वजह से 5% डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है। सो अभी इसका आंसर जनरली क्या होगा, 1/2, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कट, और आप लोग सोच रहे होंगे आगे तो साइन माइनस की आएगी, तो मैं आपको कहूंगी नहीं, ये जो मैं साइंस लगा रही हूं, ये साइन का सिर्फ इतना मतलब है, अगर मैंने माइनस की साइन है इसका मतलब डिमांड क्या हुई, रिडक्शन हुई, या मैं बोल सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिर्फ मैं इसी वजह से साइन लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये साइन क्यों लगाई जा रही है, माइनस अगर साइन हो मतलब डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर मैं प्लस की साइन लगाऊं तो यहाँ पे क्या शो करेगा, एक्सपांशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ राइज, समझे? तो ये साइन इस वजह से मैं लगा रही हूँ, बाकी यहाँ पे भाई साइन का इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्लस माइनस साइन का, प्लस माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रही है तो ये प्राइस राइज, भाई प्लस की साइन लिखी है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन माइनस की करूंगी मतलब प्राइस फॉल, इसका मतलब ये है, और डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस फॉल की वजह से 5% एक्सपांड हो जाएगी। समझ में आ रहा है हर किसी को, यस और नो? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? यस मैम। कर रही हूँ,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे पर आप मुझे बताओ, मैं ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन क्यों यूज कर रही हूँ? मैं प्लस प्लस भी तो यूज कर सकती हूँ या माइनस माइनस भी तो यूज कर सकती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। बट मैं प्लस माइनस, भाई ऊपर प्लस की साइन दी तो नीचे माइनस, या नीचे प्लस की साइन दी मैं तो ऊपर माइनस, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? कोई बता सकता है मुझे? मैम क्योंकि Anyone? जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कम हो जाती है, नॉर्मल कंज्यूमर वही Very सोच के good, लेता है। very good, very good. Because price and quantity demand are inversely related, है ना? दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो एक अगर राइज होगा तो सीधी सी बात है दूसरा फॉल होगा ही होगा, और अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड एक्सपांड होगी होगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड क्या है, दोनों इनडायरेक्ट उनका रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या तो हम बोल सकते एज अ नेगेटिव रिलेशन। ठीक है। सो देखो इसी के बेसिस पे मैंने क्या किया, प्राइस इलास्टिसिटी की सीधी सीधी आपको डिफाइन बताई। आप ये प्रपोर्शनेट वर्ड की जगह पे परसेंटेज वर्ड भी लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं परसेंटेज की साइन भी लगा सकती हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मतलब वही है, या तो मैं लिखूं परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ओके। फिर मैंने हम लोगों ने इधर एग्जांपल लिया कि 10% प्राइस क्या हो रही है, ये प्लस से क्या पता चल रहा है कि 10% प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की, और उस वजह से उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पे क्या आ रहा है, 5% क्वांटिटी डिमांड कम हो जा रही है। ठीक है, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आई, 1.2, या हम लिख सकते हैं 0.5। ओके, सो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इवन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो आपके बुक में ना अभी एक चीज नहीं दी गई है, बट मैं आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि सीबीएसई में वो चीज को बताया गया है बहुत अच्छे से, कंसेप्ट को, प्राइस इलास्टिसिटी वाले को आपके बुक के अंदर नहीं समझाया, बट मैं तो भी आपको समझाऊं, क्योंकि इसको जानना अच्छे से आपका फर्ज है। आप अच्छे से कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझो तो अच्छी बात है, ना तो अधूरा सा कंसेप्ट आपके बुक के अंदर समझाया हुआ है गुजरात बोर्ड के अंदर। सो 1 मिनट खाली मुझे देना, मैं खाली उसको ओपन कर दूं, जस्ट अ मिनट। यस, हो गया बस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी का ये मेजरमेंट करना सिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाले कंसेप्ट को मैं आगे ले आती हूँ। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे, और इवन हम लोग एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे आज, ताकि पूरा का पूरा प्राइस इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, तो अभी इसको मैं 1 सेकेंड रब कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे
इक्वल्स टू के बाद हम लोग लगाएंगे माइनस की साइन। वो क्यों लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं हम लोग, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किया जाएगा कैपिटल ई और स्मॉल पी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे। अब आपका ऊपर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब होगी क्या चीज, सबसे पहले मैं भाई डिवीजन कर दूं और होगा चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100। ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है सेंटेंस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो वो परसेंटेज में लेके भी तो आना पड़ेगा ना, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग, तो उसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे भाई, हमारी इनिशियल डिमांड क्या है और डिमांड चेंज कितनी हुई, क्योंकि से फॉर एग्जांपल इनिशियल डिमांड थी 5 यूनिट्स और नई डिमांड वही हो गई हमारी से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स, तो चेंज कितना आया, 5 यूनिट्स का चेंज आया, तो 5 यूनिट ऊपर 5 यूनिट्स इनिशियल डिमांड नीचे इनटू 100, क्योंकि उसको एज अ परसेंटेज में भी ले आना पड़ता है, ठीक है। और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी हम क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, तो ये दोनों चीजें क्या आ जाएगी हमारी, इस फॉर्मेट में आ जाएगी। हमको जो चेंज, जो प्राइस चेंज परसेंटेज चेंज हम लोग लिख रहे हैं, तो वो कितना होगा, ठीक है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अभी एक सिंपल सी चीज है, इसको डिनोट किया गया है, चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले। देखो, क्यू को हम लोगों ने माना है हमारा इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। Q1 को हम लोग मान रहे हैं न्यू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। फिर चेंज इन, जो ये है ना चेंज इन डिमांड, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। उसके बाद ये क्वांटिटी डिमांड का हो गया चीज, फिर प्राइस पी, अगर नॉर्मल पी है तो वो है इनिशियल प्राइस, फिर है P1 इक्वल्स टू न्यू प्राइस और चेंज इन प्राइस, तो इसको डिनोट कर रहे हैं हम इस तरीके से, चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे डिनोट करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी सेम चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको हम लोग लेकर आए, समझ में आ रहा है यहाँ तक, या मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, यस एवरीवन, समझ में आ रही है चीज, यस मैम। इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपके बुक के अंदर नहीं दिया है, तो आपको मैं सिखा रही हूँ कि परसेंटेज चेंज, क्योंकि कंसेप्ट समझना है तो पूरे अच्छे से समझो, प्रैक्टिकली समझो उस कंसेप्ट को, बुक में आपके एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से दिया ही नहीं है, तो मेरा तो फर्ज है ना कि मैं अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमारा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड हम लोगों को कैसे मिलेगा, चेंज इन डिमांड जब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं ईपी इक्वल्स टू लेकर आती हूँ, चेंज इन डिमांड हम लोगों को कैसे मिलेगा, जब हम लोग न्यू डिमांड में से इनिशियल डिमांड को माइनस करेंगे तो हमको चेंज इन डिमांड मिलेगा। फिर इनिशियल डिमांड है हमारा क्यू, सो बड़ा हमारा डिवीजन, ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इनटू 100, ये कर लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, तो आगे हमको भाई चेंज इन डिमांड इतना हुआ, इनिशियल डिमांड इतना था और इनटू 100, तो हमको मिल जाएगा कितना परसेंटेज चेंज हुआ। नीचे हम लोग आए चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस कैसे मिलेगा, T1 माइनस P डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, ठीक है, इनटू 100, ओके।
अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिंपल सी चीज है, Q1 माइनस Q है, मतलब ये हमारा हो जाता है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड। फिर से बढ़ाओ डिवीजन, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, इधर भी 100 इधर भी 100। ठीक है, इतना क्लियर हर किसी को, यहाँ कुछ नहीं समझ में आया हो? एवरीवन, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकती हूँ बेटा आप लोगों के लिए। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, अभी इस स्टेप के बाद मैं क्या करूं, आप में से कोई बता सकता है मेरे को? इस स्टेप के बाद मैथ्स तो आती है ना आपको बेसिक, इस स्टेप के बाद क्या करना होता है बताओ? कोई भी बता सकता है यार, इतना इजी है। ये डिवीजन चल रहा है, ऊपर डिमांड है क्वांटिटी डिमांड इन परसेंटेज और नीचे है क्वांटिटी डिमांड इन प्राइस। यस, क्या करना चाहिए पी को इस ऊपर ले जाओ। स्टेप के बाद? पी को ऊपर ले जाऊं तो क्यू को नीचे ले आऊं? यस और नो? ठीक है, चलो पहले एक और स्टेप करते हैं। 100 को निकालो, ठीक है? 100 को जाने दे, हाँ या ना? बाकी बचा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। इस पर आ गई मैं। इस स्टेप के बाद यू नो व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल करें, हाँ या ना? यस मैम, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये। ऑफ कोर्स, थोड़ा सा मैं इसको कैमरा को नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है? तो मेरे पास स्पेस भी हो, ठीक है? देखो इस स्टेप के बाद मैं क्या कर रही हूँ, रेसिप्रोकल कर रही हूँ। इसको तो रखा मैंने, डिवीजन का कर दिया मल्टीप्लिकेशन और पी को ऊपर कर दिया और चेंज इन पी को नीचे। ठीक है, सही है स्टेप? यस और नो? सही है स्टेप, मैंने जो किया ऐसा ही करेंगे ना रेसिप्रोकल में, हाँ या ना? यस मैम। बोलो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट स्टेप, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। मैंने क्या किया, खाली इसको इसकी जगह पे रख दिया और क्यू को यहां पे रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो समझ में आया हर किसी को फॉर्मूला कैसे हम लोग ले आए? ये लिखना तो आसान है, मैं लिख तो कुछ भी लेती हूँ +10%, बट ये 10% कैसे होगा वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगी मैं आपको। मैं यहाँ पे तो कुछ लिख सकती हूँ इजीली, बट आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये 10% और डिफरेंशिएट डिमांड क्वांटिटी डिमांड में कैसे हुआ, इसका पूरा फॉर्मुलेशन आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि देखो जितनी चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिखी है, एक सेकेंड यहाँ पे मिट गई, चेंज इन प्राइस और ये हमारी न्यू प्राइस, ठीक है? तो लास्ट में हमारे पास बच रहा है ये, और आगे हमारी ये सॉरी माइनस की साइन लगी रहेगी। हाँ ये मैं सॉरी इधर मैंने माइनस की साइन नहीं लगाई है। ठीक है, लास्ट में मेरे पास बच रहा है दिस वन,
ये चीज है ना, कैसे ले आई मैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। फाइनल मेरा हुआ माइनस की साइन कॉमन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। इतनी चीज हमारे पास लास्ट में कट कट कुट के आ गई। अभी एग्जाम्पल उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चलो, सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप। एक कप की आइसक्रीम है, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस है ₹4, मैंने यहां पे लिख दिया। फिर है एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप। इनिशियल डिमांड कितनी है? 1 कप आइसक्रीम की, ठीक है। अभी इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स, अगर आइसक्रीम की प्राइस गिरती है और न्यू प्राइस होती है ₹2, ठीक है, न्यू प्राइस ₹4 से ₹2 हुई, तो सीधी सी बात है जो न्यू क्वांटिटी डिमांड होगी वो बढ़ेगी। फॉल्स टू एंड डिमांड इंक्रीजेस टू, जैसे ही ₹2 प्राइस हुई आइसक्रीम की, लोग क्या करने लगे? 4 कप्स की डिमांड करने लगे, ठीक है। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग दिस परसेंटेज चेंज मेथड। सो हम लोगों को क्या निकालना है? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों के पास है इनिशियल प्राइस जिसको हम T डिनोट करते हैं, T1 दैट इज अ न्यू प्राइस। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड आपके पास है 1 कप, न्यू क्वांटिटी डिमांड है आपके पास 4 कप। क्या आप प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हो? बोलो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगा हमारे पास? कोई आंसर करना चाहेगा? चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा? ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे आएगा हमारे पास? एनीवन? मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है। Change in quantity, how we will get change in quantity? बताओ। बोलो यार। चेंज इन क्वांटिटी अपने को मिलता है Q1 माइनस Q, तो ये Q1 माइनस Q कितना आएगा आंसर? वो बताओ भला। 3 Q1 माइनस Q क्या आएगा आंसर? 3। तो ये माइनस की साइन और यहाँ पे लिखा 3। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कैसे मिलता है अपने को? T1 माइनस T, क्योंकि न्यू प्राइस से माइनस करूंगी इनिशियल प्राइस को तो चेंज पता चलेगा ना, प्राइस में चेंज कितना हुआ या क्वांटिटी डिमांड पे चेंज कितना हुआ। आपने बताया क्वांटिटी डिमांड पे चेंज 3 कप्स हुए, 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम बढ़ गए, और चेंज इन प्राइस हमारा हुआ कितना? हाउ मच? टेल मी। कितना होगा? -2। -2, बट मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे साइंस हम लोग यूज नहीं करेंगे। जनरली क्या होगा हमारा इनिशियल प्राइस, हाँ सॉरी 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 सॉरी, -2, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है। यस ओके, -2। इनिशियल प्राइस क्या है? व्हाट इज इनिशियल प्राइस? 4। इनिशियल क्वांटिटी 1। 1। कैलकुलेट करके बताओ। 3 इंटू 4, आगे माइनस की साइन की, 3 इंटू 4 12 12।
और नीचे 2 into 1 2 2, तो 2 1 जा, ये 6 जा, ये माइनस माइनस कट, आंसर क्या होगा? 6 6 plus 6। ओके, ये पूरा कंसेप्ट है, समझ रहे हो? सो अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल, जो हम लोगों ने ये किया, एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को होमवर्क पे दूंगी तो आप क्या करोगे? यस और नो? सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद? हाँ या ना? यस मैम ओके, सो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, पूरा स्पेसिफिकेशन कैसे फॉर्मूला होता है, राइट? प्लस हम लोगों ने